हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज अपने वीडियो में लेकर के आए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बेल। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, या फिर आप जुडिशरी के लिए कर रहे हो, या फिर आप एपीओ या एडीपीओ के लिए कर रहे हो, ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बेल एक ऐसी चीज़ है जो हमें कहीं ना कहीं हमेशा ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो फर्स्ट चीज़, या हम कह सकते हैं जो पहला सेक्शन है इस पूरे चैप्टर का, वो है सेक्शन 178। ठीक है, ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर है 35, जिसमें हम बात करते हैं प्रोविजन रिलेटेड टू बेल एंड बॉन्ड। ठीक है, बेल से और बॉन्ड से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उनको हम चैप्टर 35 में देख रहे हैं। तो जो हमारा पहला सेक्शन है, इसका सेक्शन 478, तो यहाँ पर हम बात करते हैं उन ऑफेंसेस के बारे में जो ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंसेस हैं। मतलब यहाँ पर जो भी व्यक्ति आ रहा है आपके पास, उसके पास बेल लेने का राइट है। यहाँ पर कोर्ट और पुलिस अपना डिस्क्रिशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर उनको देना ही पड़ेगा उसको बेल, क्योंकि उसका राइट है वहाँ पर। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि बेलेबल ऑफेंस है, तो वहाँ पर उसका राइट हो जाएगा। अब क्या होता है कि अगर उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, तब क्या होगा? तब वहाँ पर ये डिस्क्रिशन होगा कोर्ट का कि भाई उनको उसमें बेल देना है या नहीं देना है। सो सब सेक्शन 1 क्या कहता है इसका? देखो, सब सेक्शन 1 कहता है कि जो भी व्यक्ति बेलेबल ऑफेंस किया हुआ है, ठीक है, कौन सा? बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल नहीं होना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति जिसने बेलेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, वो जब भी अरेस्ट किया जाता है विदाउट वारंट, हम क्या कह सकते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होगा उसने, तभी उसे विदाउट वारंट वहाँ पर अरेस्ट किया गया है, और अपीयर होता है बिफोर कोर्ट, और वो रेडी है बेल देने के लिए कि भाई मैं तो पैसे देने के लिए रेडी हूँ, आप बताओ मुझे बेल कैसे क्या भरनी है, मुझे बता दो, मैं रेडी। ठीक है, तो वहाँ पर इसमें कहा जा रहा है ही शैल बी रिलीज ऑन बेल। तो यहाँ पर शैल यूज हुआ है, मतलब ये मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास डिस्क्रिशन नहीं है कि आप उसको मना कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है? शैल। ये मैंडेटरी प्रैक्टिस बताता है, और डिस्क्रिशन नहीं होगा यहाँ पे पुलिस के पास और कोर्ट के पास। इसके बाद होता है कि भाई कौन व्यक्ति होगा जो ग्रांट कर सकता है बेल को? हु। तो यहाँ पर बेल ग्रांट करी जा सकती है बाय पुलिस ऑफिसर भी, जो एसएचओ हो सकता है, और बाय कोर्ट भी, दोनों के द्वारा एज अ राइट वो ग्रांट करी जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई बेलेबल ऑफेंस हुआ है तो वहाँ पर उसका राइट है, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ है तो उसका डिस्क्रिशन है, ये जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये आपको याद रखना है। सिंपल सा अगर लॉजिक हम समझें, इन शॉर्ट में अगर हम समझना चाहें कि बेल बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है और बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में बात करी जा रही है इंडिजेंट पर्सन के द्वारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब ये क्या है, देखो, अगर कोई भी ऐसा अक्यूज्ड है जो कि पुअर है, मतलब गरीब है, या फिर अरेंज नहीं कर सकता है श्योरिटीज़ को, तो जो कोर्ट है और पुलिस है वो उसको रिलीज़ कर सकते हैं ऑन पर्सनल बॉन्ड। मतलब वहाँ पर उसको श्योरिटीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर उसको ऐसा कोई भी व्यक्ति लेकर आने की ज़रूरत नहीं है जो उनको गारंटी दे कि भाई अगर ये नहीं भरेगा तो मैं तो हूँ। ठीक है, उसके अपीयरेंस को गारंटी करने वाला कोई व्यक्ति उसको लाने की ज़रूरत नहीं है, वो पर्सनल बॉन्ड पर उसको छोड़ा जा सकता है वहाँ पर। अब बात की जाती है कि भाई अब हम ये कैसे देखेंगे कि कौन व्यक्ति है जो इंडिजेंट पर्सन है? तो इसमें एक चीज़ दी हुई है कि अगर कोई भी व्यक्ति विदिन 1 वीक अप्लाई नहीं कर रहा है किसी भी बेलेबल ऑफेंस में बेल के लिए, तो यहाँ प्रिजम्पशन हो जाएगा कि वो एक इंडिजेंट पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिजम्पशन उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। इसके बाद हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देख सकते हैं। एक लेबरर है, मतलब एक कोई मजदूर है जिसने कोई माइनर ऑफेंस कर दिया है। अब वो अरेंज नहीं कर पा रहा है श्योरिटी को कि कोई उसकी जो बेल है उसको गारंटर बन जाए, उसको श्योरिटी बन जाए, उसका कोई नहीं बन रहा है। ठीक है, अब वो 7 दिन से ज़्यादा कस्टडी में रह लिया है, तो वहाँ पर लॉ जो है वो प्रेज्यूम कर लेगा कि भाई ये एक बहुत गरीब आदमी है। अब गरीब आदमी हैं तो हो सकता है कि लोग भाई इसको नहीं करना चाह रहे होंगे सिक्योर, तो वहाँ पर उसको रिलीज कर दिया जाएगा ऑन पर्सनल बॉन्ड, ये यहाँ पर प्रेजम्पशन है। आफ्टर दिस सेकंड प्रोवाइजो आता है जिसमें कहा जाता है कि ये अफेक्ट नहीं करेगा, ये जो सेक्शन है 178, सॉरी 478, ये जो सेक्शन है ये अफेक्ट नहीं करेगा किसको? सेक्शन 135 के थर्ड को, जिसमें हम इंटरिम बॉन्ड के लिए आ रहे हैं ड्यूरिंग द पीस।
ठीक है, जब भी ऐसा ब्रीच ऑफ पीस होने वाला होता है तो हम उनको बॉन्ड भरने के लिए बोलते हैं, तो उसको ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ में 492 में जो स्पेशल बेल के प्रोविजंस हैं उनको भी ये अफेक्ट नहीं करेगा। ये सेविंग क्लॉज समझ सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद सब सेक्शन 2 में कहा जा रहा है, यदि अक्यूज्ड बेल की कंडीशन को वायलेट कर देता है किसी भी प्रकार से, या फिर अपीयर नहीं होता है जो भी रिक्वायर्ड टाइम वहाँ पर बताया गया है या प्लेस बताया गया है उस प्लेस पर, तो कोर्ट वहाँ पर रिफ्यूज़ कर देती है बेल को नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो उसको बेल नहीं देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, अक्यूज जो है वो रिलीज करा गया है बेल पर, अब वो अटेंड नहीं करता है कोर्ट की हियरिंग्स को। अब क्या होता है, उसको बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है और कोर्ट फिर बाद में उसको रिफ्यूज़ कर देगी कि अब हम आपको बेल पर नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि आप एक डिफ़ॉल्टर हैं और आप कंडीशंस को वायलेट करते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर बॉन्ड वायलेट हुआ है तो कोर्ट अगर चाहे तो पेनल्टीज़ हैं उनको भी इम्पोज़ कर सकती हैं और जो बॉन्ड है वो फोरफीट हो जाएगा अंडर सेक्शन 491। इस सेक्शन का पूरा हम प्रैक्टिकल फ्लो देख लेते हैं, मतलब कैसे कैसे इसको यूज़ किया जाता है। चलो देखो, एक व्यक्ति है जो अरेस्ट हुआ, उसने किया क्या था, बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, अब वो कहता है कि मैं तो भाई बेल देना चाहता हूँ, तो वहाँ पर पुलिस और कोर्ट उसको रिलीज़ करेंगे। ठीक है, अब अगर वो पुअर है मतलब गरीब व्यक्ति है तो उसको पर्सनल बॉन्ड पर हम वहाँ पर छोड़ सकते हैं, और अगर वो कंडीशन को वायलेट कर देता है तो बेल के लिए लेटर उसको रिफ्यूज़ किया जा सकता है कि अब हम आपको बेल नहीं देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 479। सेक्शन 479 बात करता है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। अब इसका मतलब क्या है, तो जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर है, तो आपको लग रहा होगा कि भाई सबसे पहले तो आप ये मुझे समझाओ कि अंडर ट्रायल प्रिजनर कौन है। तो जिसका भी ट्रायल चल रहा है, जो या तो फिर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है, या फिर ट्रायल चल रहा है, इस फेज के दौरान जो भी डिटेन रहता है, ठीक है, तो उसको कहा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है। तो यहाँ पर 479 जो है वो डील कर रहा है रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर ड्यू टू द लॉन्ग डिटेंशन। तो मान लीजिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी, इंक्वायरी के दौरान भी और ट्रायल के दौरान भी डिटेंशन में रहता है, और वो इतना ज़्यादा डिटेंशन में रह चुका है, या तो फिर हाफ या फिर वन थर्ड जो पार्ट है, वो उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उस पर्टिकुलर ऑफेंस की वो तो निकल ही गई है और अभी भी वो डिटेंशन में है, तो वहाँ पर उसको रिलीज करने के लिए क्या हमारे पास रूल्स हैं, क्या हमारे पास प्रोविजंस हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 479 है ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि अभी कन्विक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, और उसको जेल में रखा जाता है बहुत ज़्यादा टाइम तक, तो यहाँ पर लॉ ये कहता है कि भाई हम उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं रख सकते हैं विदाउट ट्रायल, हमें उसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये जो सेक्शन है इसके जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं ये क्या हैं, अब हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को, जो उसका मौलिक अधिकार है। साथ ही में उसको डिले जो होता है जस्टिस पाने में, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ओवर क्राउडिंग जो जेल्स में हो जाती है लोगों को इतना ज़्यादा डिटेन करने से, उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और फेयर ट्रायल वहाँ पर चलाना चाह रहे हैं। तो ये सारे हमारे जो गोल्स हैं इनको मीट करने के लिए हम लेकर के आए हैं 479। अब ये 479 करता क्या है और ये जो सेक्शन है ये कब अप्लाई होता है, तो ये जो सेक्शन है ये इन सारी कंडीशंस के कंप्लीट होने पर ही अप्लाई होगा। कैसे, जो व्यक्ति है जो जिसको रिलीज़ करा जाना है वो एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है, ठीक है, जिसको कन्विक्ट नहीं किया गया है अभी, लेकिन ट्रायल इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है, अभी चल रहा है, ऑन गोइंग है। ठीक है, और जो ऑफेंस है वो पनिशेबल नहीं होना चाहिए विथ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है वो हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो व्यक्ति है वो इन कस्टडी में होना चाहिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, इन तीनों चीज़ों के दौरान। अगर वो कस्टडी में है तो वहाँ पर अगर उसकी जो सेंटेंस है, उसका जो मैक्सिमम उस पर्टिकुलर ऑफेंस का जिसके लिए उसका जो ट्रायल है वो चल रहा है, उसका हाफ सेंटेंस वो डिटेंशन में निकाल लेता है, और हाफ सेंटेंस निकालने के बाद अब हाफ सेंटेंस किसका, जो भी मैक्सिमम जो पनिशमेंट टर्म है, मान लीजिए कि किसी ऑफेंस की सज़ा है 3 साल से 7 साल तक, तो इस 7 साल का वन हाफ उसने निकाल लिया है, क्योंकि ये क्या है, मैक्सिमम उस चीज़ की पनिशमेंट है। तो 7 साल का वन हाफ अगर उसने वहाँ पर डिटेंशन में निकाल लिया है तो कोर्ट उसको रिलीज कर देगा ऑन बेल। ठीक है, ये यहाँ की रूलिंग है और ये मस्ट है, मतलब यहाँ पर शैल यूज हुआ है और जो आपको ज़रूरी है करना, मैंडेटरी है।
यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं इसको समझने के लिए। अब वो एग्जाम्पल देख लिए, एक ऑफेंस है जो पनिशेबल है विथ 6 ईयर्स, ठीक है, 6 साल से एक ऑफेंस है जो पनिशेबल है, और अक्यूज 3 साल तक जेल में रहता है जो उसने हाफ पीरियड निकाल लिया, ठीक है। अब ये मैक्सिमम टर्म था उस पर्टिकुलर ऑफेंस का, अब उसने हाफ निकाल लिया, तो कोर्ट वहाँ पर उसको बेल पर छोड़ देगी, चाहे जो ट्रायल है वो फिनिश ना हुआ हो और एविडेंस स्टिल पेंडिंग में हो, ठीक है। ये यहाँ पर रूलिंग है। लेकिन अब ये जो रूलिंग है इसके अगेंस्ट में हमारे पास कुछ और भी रूल्स हैं, वो अभी हम देखेंगे कि मान लीजिए कोई एक्सेप्शन वाली स्थिति आ जाती है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो क्या होगा। ये जो अक्यूज्ड है इसने पहली बार कोई ऑफेंस किया है, कोई भी प्रायर कन्विक्शन नहीं है इसके अगेंस्ट में, तो वहाँ पर जब ये 1/3 मतलब हाफ से कम 1/3 पनिशमेंट ये निकालेगा मैक्सिमम पनिशमेंट का, ठीक है, याद रखना है हमेशा। वन हाफ देख रहे हैं, हाफ देख रहे हैं या फिर 1/3 देख रहे हैं, ये हमेशा मैक्सिमम पनिशमेंट का देखना है आपको, ठीक है। ये डिटेंशन में निकाल देता है तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को हम तब रिलीज करेंगे, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है कि 6 साल की आपकी पनिशमेंट थी, 1/3 मतलब 2 साल आपने निकाल लिए, और जब 2 साल आपने निकाल लिए तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा केवल इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर था, ओके। अब हम बात करते हैं उन एक्सेप्शंस की जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है। तो कोर्ट यहाँ पर रिफ्यूज भी कर सकता है उसको रिलीज करने से जब उसका हाफ पीरियड निकल जाता है तब भी। अब कैसे, केवल उस केस में जब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुन लेते हैं और उनके जो भी रीजंस हैं, जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहाँ पर बताते हैं रीजंस कि इन इन वजहों से इस व्यक्ति को हाफ पनिशमेंट होने के बाद भी रिलीज नहीं करना चाहिए और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को रिफ्यूज करा जा सकता है कि आपको रिलीज नहीं किया जाएगा। और अगर हम इसको समझें तो इस एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जो अक्यूज है वो एक डेंजरस क्रिमिनल है, ठीक है। हाफ पनिशमेंट उसने निकाल ली है कोर्ट में, सॉरी जेल में, कोर्ट वहाँ पर रिफ्यूज कर सकता है उसको बेल देने से। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो कॉन्टिन्यूस रह सके। इसके बाद मान लीजिए 1/2 उसने निकाल लिया हो तब भी वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन किसी भी अक्यूज्ड को बियॉन्ड जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसके बियॉन्ड आप डिटेन करके नहीं रखोगे, ठीक है। ये एब्सोल्यूट लिमिट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, अक्यूज्ड को डिटेन करके आप बियॉन्ड जो भी ऑफेंस की पनिशमेंट है मैक्सिमम उसके बियॉन्ड नहीं रख सकते हो, ओके। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक ऑफेंस है जो पनिशेबल है 5 ईयर्स से, अक्यूज ऑलरेडी 5 साल जेल में बिता चुका है, अब उसको रिलीज करना ज़रूरी हो जाएगा, कंपलसरी है, यहाँ पर शेल यूज हो रहा है, ठीक है। अगर रिलीज नहीं किया जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इनजस्टिस हो जाएगा उसके साथ, और चाहे उसका ट्रायल हुआ हो कंप्लीट या ना हुआ हो हमें उसे रिलीज करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो डिटेंशन का पीरियड है इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर क्या किस तरीके की चीज़ होंगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो ये एक्सक्लूजन वाला रूल क्या है, तो जब भी हम कैलकुलेट करते हैं डिटेंशन के पीरियड को तो हम इंक्लूड नहीं करते हैं उस डिले को जो कि अक्यूज्ड की वजह से हुआ होता है, ठीक है। अक्यूज्ड जो है वो एडजर्नमेंट लेता रहता है, ठीक है, बार बार एडजर्नमेंट ले रहा है और अपीयर नहीं हो रहा है कोर्ट में, तो ये जो पीरियड है ये हम कभी भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि जो टोटल टाइम वो जेल में रहा है वो 3 साल तक रहा है, लेकिन उसने डिले कॉज किया है 1 साल का, तो हम ये समझेंगे कि 3 में से जब हम माइनस कर देंगे एक को, केवल 2 साल तक वो जेल में रहा है, ठीक है। और यदि जो ऑफेंस है उसमें मल्टीपल केसेस हों, मतलब जो अक्यूज्ड है उसके पास उसके ऊपर मल्टीपल केसेस लगे हों या मल्टीपल चार्जेस हों, तो उसको इस सेक्शन के अंडर में बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो व्यक्ति है वो इन्वॉल्व था थेफ्ट में भी, फ्रॉड में भी, असॉल्ट में भी, और हाफ पीरियड जो है उसने निकाल लिया है, लेकिन बेल उसको नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 479 इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड हो जाता है कि जब भी ऐसा 1/2 या 1/3 वाले जो पीरियड है वो निकल जाएगा तो सुपरिटेंडेंट ऑफ जो जेल होता है उसकी उस अथॉरिटी की ड्यूटी हो जाती है कि वो इस पर्टिकुलर डिटेंशन को ट्रैक कर ले सबसे पहले तो, और जैसे ही ये पीरियड निकल जाए वैसे ही वो अप्लाई करेगा कोर्ट को कि भाई इनको अब रिलीज कर देना चाहिए, ठीक है। कैसे, एप्लीकेशन के थ्रू इन राइटिंग, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा कि इस व्यक्ति का 1/2 मैक्सिमम पनिशमेंट निकल चुका है, आप इसको रिलीज कर दीजिए। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एक प्रिजनर है जिसने 3 साल की सज़ा कंप्लीट कर ली है और उसको टोटल 6 साल की सज़ा हुई है, उस ऑफेंस के लिए 6 साल की सज़ा है, हुई नहीं है, अभी ट्रायल चल रहा है, ठीक है। तो जो भी जेल सुपरिटेंडेंट है जैसे ही 3 साल कंप्लीट होंगे वो कोर्ट को इन्फॉर्म कर देगा, कोर्ट वहाँ पर रिलीज कर देगा उस व्यक्ति को आगे चल करके। अब हम देखते हैं कि भाई कितने टाइप के रिलीज होते हैं, एक हम बेल पर छोड़ते हैं और एक हम पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ते हैं।
ये मोस्टली फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के केस में हम देख सकते हैं। और सिचुएशन अगर हमने हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है तो ये स्ट्रॉन्ग राइट हो जाता है हमारा जेल से रिलीज होने का। अगर वन थर्ड कर लिया फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो यहाँ पर भी ये स्ट्रॉन्ग है। और कोर्ट का डिस्क्रिशन लिमिटेड होता है इसमें। इसमें मोस्टली ड्यूटी है कोर्ट की, ठीक है, क्योंकि शेल यूज हुआ है मोस्टली।